बेसिकली पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है हम करने क्या चाहते वाले हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर हमारे यही फाइंड आउट करने में है हम क्या करने वाले हैं, कितना कवरअप होगा, क्या हमारा टारगेट है, किस बारे में ज़्यादा सोचना है, तभी हमारा काम स्मूथली वर्क कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, टूल्स चलाना किसी को भी आता है, ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम दोगे, टाइम स्पेंड करोगे, जो भी हम टूल लर्न कर रहे हैं वो हमें आ जाएगा। बट ये डिसीजन मेकिंग कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, वो एक हेल्दी प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इनिशियली जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेट। अगर हम एक इंटरनेट को बेसिक टर्म में बात करें, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्ल्ड के अंदर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू दिस मीडियम, ठीक है। अब इंटरनेट का मेन पर्पस क्या है, अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एंगल से देखें, इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस की डिटेल है, या किसी की कोई पर्सनल ओपिनियन है, वो उसको शेयर करना चाहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंटरनेट एक बेस्ट टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। या जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, कहाँ गया है, उसने पिक्स क्या डाली है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। उसको गैदर करने का होता है। हम सोशल नेटवर्किंग जैसे साइट्स में इंटरकनेक्ट होते हैं और वो डिटेल्स कैप्चर करते हैं। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रूशियल पार्ट है। तो हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग को ही माइंड में लेके चलना, यानी जब भी कोई साइट बनती है तो इन्फॉर्मेशन एक क्रूशियल रोल है। पहले इन्फॉर्मेशन होगी तो साइट बनती है। सेकेंडली आता है हमारे पास एक टर्म वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, पेज विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो आपका वेब पेज कहलाता है। ऐसी हमारे पास एक टर्म आती है वेबसाइट। नॉर्मली जब भी कोई पर्सन सोचता है वेबसाइट के बारे में तो उसके माइंड में सीधा ये क्लिक करता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और इतनी डेफिनेशन से वो जस्टिफाई करता है। बट लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ेगा। कलेक्शन तो है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। यानी आपको एक तो इंटर रिलेटेड रखना पड़ेगा और इंटरलिंक्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन की साइट है तो वो जितने भी वेब पेजेस हों वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही कम्युनिकेट करें, ये ना हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना। यानी जो साइट होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही एक्सप्लेन करें, नॉट कि बहुत सारे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा, सारे पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए। इंटरलिंक का मतलब एक पेज से मैं दूसरे पेज में मूव कर सकूँ, उससे वापस आ सकूँ, मतलब ये सारा इंटरलिंक्ड होना चाहिए। तो ये वेबसाइट है। अब इंटरनेट फॉलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये एक तरह का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। यानी एक क्लाइंट होगा, और एक सर्वर। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट करनी है, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है विद ए रिस्पॉन्स। नहीं, क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करके डिलीवर करेगा। अब पॉइंट ये होता है यहाँ क्लाइंट कौन। अगेन एक मिसकंसेप्शन है, हम हमेशा जब भी कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं तो हम बात करते हैं कि क्लाइंट हम खुद ही, ठीक, वी आर नॉट क्लाइंट। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है और जो सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो क्लाइंट क्या है, इट इज ए सॉफ्टवेयर। मतलब इंटरनेट में एक सॉफ्टवेयर है यूज टू सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर। सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एंड हैंडल द रिस्पॉन्स सेंड बाय सर्वर। इसके दो काम है, एक तो रिक्वेस्ट भेजना, दूसरा जो रिक्वेस्ट भेज दी उससे जो रिस्पॉन्स आया
उसको हैंडल प्रोसेस करके उसे दिखा देना आपको क्या है क्या नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब ब्राउज़र। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेट पे काम करने लगूँ तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है? इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद ब्राउज़र ओपन करना। देयर आर सो मेनी ब्राउज़र, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, सफारी है, एंड दे आर सो मेनी, मतलब आगे में दे आर सो मेनी ब्राउज़र एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो यानी कि जब कभी भी हम इस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, जब भी हमारे माइंड से क्लाइंट वर्ड निकलता है, तो क्लाइंट का मतलब ब्राउज़र, और हम क्या हुए फिर? यूज़र कह लो, ऑपरेटर कह लो, जो इस ब्राउज़र को ऑपरेट करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करें। अब सर्वर भी क्या है? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, यूज्ड टू हैंडल request of client, process the request, generate a response, and send back this response to client with appropriate message। देखिए एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ इस रिस्पॉन्स को सेंड करें। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बोलते हैं वेब सर्वर। अब वेब सर्वर कौन कौन से हमारे पास? एक नाम आता है अपाचे, एक आता है IIS, दैट इज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एक हमारे पास आता है GWS, दैट इज गल्फ वार सिंड्रोम। अब ये जो GWS होता है ये एक्चुअली गूगल के सर्वर का नाम है, ठीक है, यानी जो उन्होंने सर्वर रखा गया है जो आपकी रिक्वेस्ट को टैकल अप करता है और जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है वो आपको डिलीवर करता है, वो ये ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये जो दो मैंने नाम लिखे दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब मोस्टली जब भी आप कहीं वेब सर्वर वगैरह पे जाओगे तो आपको मोस्टली इन्हीं में से कोई वेब सर्वर मिलेगा। इतना डन होने के बाद अब जब अगर हम थोड़ा सा नेटवर्किंग का ध्यान रखें तो ये एक नेटवर्किंग ही है। अब इस नेटवर्किंग के बीच में एक कंसेप्ट यूज होता है दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये इट इज यूज्ड टू, मतलब ये बेसिकली यूज होता है टू बिल्ड कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब इसकी हेल्प से क्लाइंट एंड सर्वर का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो HTTP की हेल्प से होता है। यानी कि जिसे मैं क्लाइंट समझ रहा था वो एक्चुअली में एक HTTP क्लाइंट होता है और जिसे हम सर्वर कह रहे थे वो एक तरह का HTTP सर्वर। तो जब ये रिक्वेस्ट जाती है तो ये आपकी एक तरह की HTTP वेब रिक्वेस्ट होती है और जब ये आता है तो ये एक तरह का HTTP वेब रिस्पॉन्स वेब एक HTTP का स्टेटस कोड। अब ये स्टेटस कोड क्या है? ये एक नंबर है और ये एक इंडिकेट करता है कि एक्चुअली आपके रिस्पॉन्स के साथ क्या हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने google.com ओपन किया, मैं यहाँ आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट टेलीग्राम करता हूँ। क्रोम के अंदर एक फीचर है दैट इज नोन एज नेटवर्क। आप इसे क्लिक करो, रिफ्रेश करो। अब से यहाँ क्या हुआ? बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई, बहुत सारी रिक्वेस्ट गई और ये रिक्वेस्ट में एक स्टेटस लिखाया 200 का मतलब रिक्वेस्ट जनरली प्रोसेस हुई, ईच एंड एवरीथिंग फाइन हुआ और डिलीवरी हुई, ठीक है। ठीक, और ये 304 क्या होता है? ये अगर कहीं और से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 204 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और एक साइड लिखता हूँ
मैं यहाँ लिख दिया acp.aspx, ये चलाया, रिक्वेस्ट गई, क्या आया 404 का मतलब नोट फॉर्म। मतलब ये स्टेटस कोड अगर आपको कभी कोई रिसोर्स आपने डिमांड किया और सर्वर के पास वो रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 404 का आपको दिखाता है। एक 500 सीरीज आती है, दैट इज फॉर सर्वर, यानी सर्वर को आपके प्रोसेस को डिलीवर करते हुए कुछ एरर जनरेट होगी इसमें, तो वो कुछ 500 सीरीज दिखाता है। तो ये नंबर्स हैं, फिक्स्ड है, पर हमें इसका प्रोग्रामिंग में हेल्प मिलती है। अगर मैं प्रोग्रामिंग का यूज करता हूँ तो इसमें मुझे हेल्प आउट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ HTTP क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी कनेक्शन और कनेक्टिविटी में। तो HTTP हैज 2 बेसिक फीचर। इसके 2 बेसिक फीचर्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। पहला, ये कनेक्शन लेस है, वो ये है HTTP never maintain connection of client and server in 24/7 manner। यानी कहने का मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि हमने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि HTTP कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, आपने रिक्वेस्ट दी, उसने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, रिस्पॉन्स डिलीवरी हुई। अब ऐसा नहीं होता कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो वो मेंटेन ही रहेगा, ये इसको मेंटेन करके नहीं रखता, ठीक है। इट मेंटेन द कनेक्शन until delivery of response। जब तक रिस्पॉन्स डिलीवर नहीं हो जाता कनेक्शन, तब तक मेंटेन रहता है, और जैसे ही रिस्पॉन्स डिलीवर हो गया कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अब नेट कनेक्ट करो, एक वेब पेज लोड करो, ठीक, वेब पेज ऐसी लोड हो जाए, डिस्कनेक्ट कर दो इंटरनेट का, वो पेज आपको तब भी पेयर होता होगा। अगर वो 24/7 होता तो वो डिसअपीयर हो जाता, लेकिन वो डिसअपीयर नहीं होगा क्योंकि ये कैसे आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, कनेक्शन लेस। अब इसे ऐसा रखने का मोटिव क्या था कि HTTP साइमल्टेनियसली बहुत सारे कनेक्शन बना सके। अगर वो एक ही कनेक्शन को मेंटेन करके रखेगा तो एक तो सर्वर के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि मान लो उस पर लोड इंक्रीज हो गया और सबके 24/7 कनेक्शन बन गए तो उसके रिसोर्सेज बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कनेक्शन लेस रखा है। दूसरा, ये स्टेटलेस भी है। अब स्टेटलेस क्या कहते हैं, HTTP never store client visit information on server। अब इससे मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझसे पढ़ने हैं, मैंने आपकी कोई डिटेल सेव नहीं की, आप दोबारा आए, फिर दोबारा आए, तो मेरी अब नहीं है। एवरी टाइम आई ट्रीट यू एज अ न्यू स्टूडेंट, पर मैं थोड़ी डिटेल रख ली तो मुझे पता है दोबारा भेज तस्वीर, ठीक है। तो उसी तरीके से HTTP ऐसा कुछ सेव नहीं करता, जैसे मैंने कुछ सेव कर लिया ना डिटेल्स, तो अगर एक क्लाइंट विजिट कर रहा है, वही सेम क्लाइंट दोबारा विजिट कर रहा है, तो उस पूरे राउंड ट्रिप में वो कुछ भी सेव नहीं करता। अब इसे ऐसा रखने का रीजन, अगर वो सेव करेगा तो HTTP थोड़ा हैवी हो जाएगा, अननेसेसरी डेटा मूव करेगा, तो वो एक उसे लाइट वेट रखने के लिए उसे स्टेटलेस रखा। तो इससे एक बहुत बिगर इम्पैक्ट पड़ा। वो इम्पैक्ट ये था, फॉर ए सर्वर एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट is treated as new client request by server। मतलब सर्वर की नजर में क्लाइंट हमेशा नया, ठीक है। इतना पॉइंट ग्रेस्प हुआ, ओके। अब देखो हमारा मेन टारगेट है वेब डिजाइनिंग का, और वेब डिजाइनिंग में हमारा मेन काम क्या है कि हमें वेबसाइट्स बनाना। अगर वेबसाइट्स बनानी है तो वी हैव टू क्रिएट वेब पेजेस। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं वेब पेजेस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, या उसे कैसे हम मैनेज करेंगे। तो हमारे पास टारगेट है हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। अब वेब पेज क्रिएट करने के लिए एक तो HTML यूज होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इसका मेन काम क्या है? यूज टू प्रेजेंट डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चरल मैनर ऑन वेब पेज। ऑन पेज मतलब ऑन पेज पे से स्ट्रक्चर, एक तो प्रेजेंट कैसे होगा डेटा, ये सोचती है एचटीएमएल में, ये कंट्रोल होता है। दूसरा उसका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस कैसे हो, ठीक, स्ट्रक्चर मींस वो किस तरीके से अरेंज होगा, वो आ जाता है। सेकंड, हमारे पास खाली एचटीएमएल नहीं चलती आजकल, उसके साथ एक सीएसएस भी काम करती है, और सीएसएस इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है? यूज टू define style rule for HTML presentation। मतलब HTML की जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए डिफरेंट रूल्स बिल्डअप कर सकते हैं। और रूल्स बनाने से हमें क्या फायदा होता है? आप एक रीयूजेबल स्टाइल बना लेते हो जिसे आप एक प्रोजेक्ट में ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करवा सकते हैं। यानी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML प्लस CSS we get a web page, or with the combination of web pages we can build a website. अब this web page behavior is static, यानी अगर आपने जो ये बनाया, ये एक वेब पेज का बिहेवियर स्टैटिक है, या इन शॉर्ट टर्म ये बोला जाता है कि एक स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं वेब पेजेस में स्टैटिक का मतलब क्या? मतलब ये है, फॉर चेंज ऑफ कंटेंट इन वेब पेज वी नीड मैनुअल एफर्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आपके कंटेंट में चेंज करना है, यानी आपका एक वेब पेज बना लिया आपने, आज उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो और आपने वो HTML CSS से बनाया, आपका क्लाइंट बोलता है कि इस वेब पेज में ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर दो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जहां आपने वो वेब पेज बनाया उसे अगेन ओपन करना पड़ेगा और उस कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने से क्या होगा? आपका मतलब मैनुअल एफर्ट, ठीक। और आपको क्या कहते हैं, 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे, पहले सर्वर से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और फ्रेश कॉपी या न्यू कॉपी दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। तो मैनुअल एफर्ट लग जाता है, ठीक। अगर कंटेंट कम हो तो स्टैटिक वेब पेजेस इज फाइन, बट थिंक अबाउट फेसबुक के बारे में। फेसबुक के कितने यूजर्स हैं? बहुत सारे, बिलियंस में बिलियंस। अब उनका होम पेज है, अब सबके होम पेज पे कंटेंट डिफरेंट आता है। तुम अब लॉगिन करोगे, तुम्हारी न्यूज़ फीड अलग है, तुम्हारी अलग है, मेरी अलग है, तो सबकी न्यूज़ फीड अलग है। एक अप्रोच आती है कि उन्होंने स्टैटिक वेब पेजेस बना रखे सबके, हम ये मान लेते हैं। पर अगर स्टैटिक वेब पेजेस बनाएंगे तो उनकी टीम क्या, जैसे कोई नया यूजर ऐड होता है तो उसका एक नया पेज डिजाइन करते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। लाइक हम थोड़ा सा, फेसबुक तो बहुत बड़ा हो गया, फ्लिपकार्ट पे आ जाता है। फ्लिपकार्ट में रोज नए से नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो क्या वो अपनी साइट के पेजेस ही रोज बनाते रहते हैं? तो वहां पर हमें क्या चाहिए कि कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म जिसका कंटेंट का बिहेवियर डायनामिक हो। डायनामिक मतलब जिसके चेंज, कंटेंट को चेंज करने के लिए मुझे मैनुअल एफर्ट ना लगाना पड़े, कुछ इस तरीके का बिल्डअप मुझे करना है। तो यानी अब हम क्या चाहते हैं? डायनामिक वेब पेज। अब डायनामिक वेब पेज में क्या होता है? वी ऐड एक्स्ट्रा कोड इनटू HTML, यानी डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड ऑन करना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा कोड इज रिटन इन स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस। मतलब आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस के अंदर ये कोड लिखना पड़ता है। अब बात ये आती है कि जो स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं, कई बार पूछा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड अलोन वर्क करती है, दे डजंट रिक्वायर एनी अदर प्लेटफॉर्म या एनी अदर सिस्टम, अनदर मैकेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। बट जो आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं, दे नीड ऑलवेज समथिंग एक्स्ट्रा, यानी इन्हें HTML चाहिए। HTML होगी तो ये काम कर पाएंगी,
या साथ में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा तो ये काम करेंगे, स्टैंड ऑन वर्क नहीं करते, ठीक है? तो इन्हें एक एक्स्ट्रा चाहिए। अब सच स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। देखो मेरे पास दो सिस्टम है जहां पर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो क्लाइंट पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, क्लाइंट्स मीन्स क्लाइंट की मशीन के वेब ब्राउजर या सर्वर की मशीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो कहलाती है अभी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, दूसरा कहलाता है आपके लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब बात ये होती है डिसीजन। मैं डिसीजन कैसे मेडअप करूंगा कि कौन सा काम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में करना है, कौन सा काम सर्वर साइड स्क्रिप्ट में करना है। तो पहले मैं काम बता दूं, अगर मुझे डेटा वैलिडेशंस लगानी है, अब क्या था आजकल कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हम यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है? जैसे जीमेल में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद आपका अकाउंट बनाते हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो सिस्टम नोस कि जो पर्सन है, जो यूजर है, जो पे इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है, तो वो कुछ मिस्टेक कर सकता है। लाइक नेम एंटर करना जरूरी है और वो नेम को ब्लैंक छोड़ के जा रहा है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर की डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे कुछ वैलिडेशंस हैं, ठीक है? अब इन वैलिडेशन को इंश्योर करने के लिए कि उसने जो डेटा एंटर किया है वो वैलिड किया है या नहीं किया, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो अब होता क्या है, अब इस चेक को या तो मैं सर्वर साइड लैंग्वेज से डील करवा लूँ या क्लाइंट साइड से। होता यह है कि अगर सर्वर साइड से डील कराया तो उसको प्रोसेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो सर्वर तक जाएगी, फिर वापस वो रिजल्ट लेके आएगी। इसमें यूजर का टाइम बहुत वेस्ट होता है। हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, इस साथ के साथ बता दें कि वो गलत डाल रहा है या सही डाल रहा है। तो ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी वैलिडेशंस हम क्लाइंट साइड से लैंग्वेज में लेंगे। दूसरा आता है मेरे पास यूजर इंटरफेस एनहांसमेंट। अगर मुझे यूजर इंटरफेस को एनहांस करना तो उसके लिए क्या किया जाए? ठीक, अब जैसे यूजर इंटरफेस एनहांस करने का मतलब क्या है? आप फेसबुक पे जाते हो, वहां बर्थडे रिमाइंडर आते हैं। मान लो बर्थडे रिमाइंडर कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको वो लिस्ट दिखा देते हैं कि ये लोग हैं, इनके आज बर्थडे हैं। आप फिर उनके प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाके उनकी वॉल पे जाके आप टाइप करते हैं किस तरीके से। और उन्होंने ये फीचर दिया कैसे? आप क्लिक करते हो, एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, उसमें सबके नाम आ जाते हैं, फिर छोटे छोटे बॉक्सेस भी बने आ जाते हैं, आप उसके हिसाब से उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब दिस इज द बेस्ट वे, यानी अगर आपको कुछ पॉपअप्स बनाने हैं तो उसमें यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं, लाइक पॉपअप्स, स्लाइड शो। जैसे आपने कई साइट्स के अंदर स्लाइड शो देखा होगा। एक ये फीचर बहुत चलता है फिक्स्ड हेडर, लाइक आप स्क्रॉल करते हो, हेडर फिक्स करते हैं जैसे फेसबुक के अंदर रहता है। तो ये सारे के सारे फीचर जो भी यूजर एनहांसमेंट है वो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स हैं। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें डील करती हैं? जेस्क्रिप्ट, VBScript, एंड जावास्क्रिप्ट। यानी जो हम जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं तो वो एक तरह की क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, ठीक। अब मूव ऑन करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट कैसे डील या किस तरीके से काम करती है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट का सिंपल सा पहला काम है, अगर आप DB ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं, जैसे एक सिंपल सा पॉइंट है, आप एक फॉर्म भरते हो किसी साइट के ऊपर और सबमिट करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं परमानेंट सेव होती है। और अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट सेव करने की बात करें तो बेस्ट वे हमारे पास टिल डेट एक RDBMS का कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डेटाबेस बना दो।
तो अगर आप डेटाबेस जैसे काम करवाना चाहते हो अपने वेब पेजेस के अंदर, तो यू हैव टू यूज एनी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। और डीबी ऑपरेशन क्या होते हैं? इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और व्यू करना। दीज 4 ऑपरेशंस अगर करवाने हैं तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के बस का नहीं है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूज करना है। सेकंड आ जाता है हमारे पास, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ क्या बताया था, HTTP कैसा है? कनेक्शनलेस और स्टेटलेस, और हर बार क्लाइंट न्यू माना जाता है। और आप नोटिस करो जब मैं फेसबुक में जाता हूँ और जब मैं क्लिक करता हूँ 2-3 पेजेस विजिट करता हूँ, तो वो याद कैसे रखता है कि वो मैं अपने ही अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ। 5-6 पेजेस में चला लेता हूँ, जैसे किसी दूसरे फ्रेंड का प्रोफाइल विजिट कर लिया, तो उसे याद कैसे रह रहा है कि ये मुकेश ही है जो मेरे पेजेस सारे के सारे एक्सेस कर। ठीक, तो उसे हम कहते हैं स्टेटफुल एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई स्टेटफुल एप्लीकेशन बनानी है, स्टेटफुल एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक, और सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? PHP, ASP.NET, JSP, Perl, Python, Ruby, कोडफ्यूज और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। इतना डन होता है। यानी कि अगर आप कुछ काम करोगे तो इस तरीके से ये डीलिंग चलती है। अब ये तो चलो सर्वर साइड स्क्रिप्ट इस तरीके से। अब अगर आपको एक बात बोलूं कि अब आपने एक वेब पेज बनाया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑडियंस ऑफ ए वेब पेज। एक वेब पेज की बेसिकली ऑडियंस क्या है, मतलब जब हमने वेब पेज बनाना है तो टारगेट किसको करना है? एक तो ऑडियंस है ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग होगा जो आपके वेब पेज को पढ़ेगा, देखेगा, फील करेगा, अच्छा ये है, इस तरीके से एनालाइज करेगा। दूसरे हैं हमारे पास बॉट्स, क्रॉलर, स्पाइडर। अब ये है क्या? दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम which read all World Wide Web websites content in methodologic manner to build their index। यानी आपके वेब पेज को सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी साइट के कंटेंट को रीड करते हैं। उनका एक एल्गोरिदम है, एक तरीका है जिससे वो रीड करते हैं और इंडेक्स देते हैं कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल बॉट, ये गूगल का क्रॉलर है, तो ये गूगल का प्रोग्राम है जो पढ़ता है पेजेस को रैंकिंग करता है। यानी जब आप पेज बना रहे हो तो आपको 2 फैक्टर्स माइंड में ध्यान रखने हैं। पहला, पेज इस तरीके से बनना चाहिए कि कोई ह्यूमन बीइंग देखे उसे पता लग जाए इंफॉर्मेशन क्या विजिबल हो रही है, ठीक है। दूसरा, उसको इस तरीके से स्ट्रक्चरलाइज रखना है कि अगर कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम इनमें से उसे पढ़े तो उसे पता लग जाए आप कंटेंट क्या डिलीवर करने वाले हैं। यानी ये बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम वेब पेज बनाते हुए लुक पे कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग पे कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं, तो उसका हमारे कहते पेज के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि देयर इज अ टेक्निक, वेब प्रमोशन। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट ऐसे सेल नहीं होता, उसको प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रमोट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे होर्डिंग्स लग जाती हैं, अगर हम एक नॉर्मल प्रोडक्ट ले आए टीवी में ऐड दे देते हैं, इस तरीके से चलता है। बट वेबसाइट की प्रमोशन कैसे होती है?
दूसरी वेबसाइट्स में आजकल तो एड्स भी आ रही हैं, टीवी भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो होर्डिंग भी लगी होती है कि फ्लिपकार्ट की बिग सेल आ रही है, मतलब हर मीडियम वो यूज़ करते हैं, इवन रेडियो पे भी ऐड आती है। पर अगर हम वेब प्रमोशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आप वेबसाइट को वेब पे ही प्रमोट कर रहे हो। तो उसमें एक टेक्निक आती है SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक आती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। एक आती है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब से जैसे अगर हम यहाँ आगे चेक करें, अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ facebook.com में जाते हैं और ये गए पोजीशन, यूट्यूब पे गए, ये लिखा तो इस तरीके से चैनल आ जाता है, ठीक है। अब चैनल के अंदर क्या कि यही जो मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ इनको हमने क्या कहते हैं ऑनलाइन डाल दिया, ठीक है, ताकि पर्सन कोई भी है किसी भी तरीके से वो उसे व्यू कर सकता है, ठीक। पर इससे हमें क्या बेनिफिट ये कि अभी हम कितना मास टच कर सकते हैं, एक लिमिट है यमुनानगर। लेकिन अगर हम ऑन वेब आ गए तो, और हमारे लेक्चर वेब पे आ गए तो, और भी हम ये कह सकते हैं कि कहते हैं इससे अर्निंग भी हो जाती है, जो ये काम कर रहा हूँ। चलो मान लें कि अर्निंग की प्रोबेबिलिटी कम है, पर हम मानते हैं 10-12 साल बाद होने, इट डजंट मैटर, मतलब आप अपनी अर्निंग सोर्स बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपका काम कर रहे हैं। दूसरा ये वेब पेज है, ठीक है, ये फेसबुक के पेज बनाया हुआ है जिसमें हम कुछ अपना मटेरियल जो भी है इंफॉर्मेशन एंटर करते रहते हैं। इससे होता क्या, कुछ नहीं होता, जस्ट एक कन्वर्सेशन होती है, एक सोशल मीडिया में एग्जिस्टेंस होती है कि हाँ एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे एक छोटा सा काम करते हैं, अगर हम गूगल पे जाते हैं, जैसे किसी ने हमारे सेंटर का नाम सुना तो लिख लेता है एड्रेस ऑफ, अगर उसे एग्जैक्ट स्पेलिंग पता है उसने लिख दिया, हमें ये दिखाते, अब ये एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ आ रहा है। अब ये एड्रेस बड़े ही अच्छे बड़े बड़े अक्षर में क्यों आ रहा है, रीजन बिहाइंड इट गूगल मैप के साथ अटैच किया। अगर मैंने गूगल मैप अटैच ना किया होता तो ये काम ना करता, ठीक, यानी कि गूगल मैप के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई ये दिखा रहा है। अगर ना करें अटैच तो नहीं दिखाएगा। मतलब ये सारे क्या कहलाते हैं, ये SMO ही आ रहा है, पर ये इतना हाई स्केल पे नहीं है, स्मॉलर स्केल पे है, बट होता कुछ ऐसे ही है जिससे कि किसी को ढूंढना इजी हो जाता है और आपकी एक ग्लोबल प्रेजेंस हो जाती है। तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमें कुछ ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि वो अपनी प्रेजेंस कैसे इंक्रीज करे, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होती ये बातें। वो ये सोचता वेबसाइट बन गई, पैसे आने, बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे समझाना पड़ता है कि प्रमोशन भी करनी पड़ती है। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपकी साइट एग्जिस्टेंस में है तो वो विजिट नहीं करेंगे, और जब तक वो विजिट नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं लगेगा, ठीक। इतना पॉइंट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि हमारे ऑडियंस के हैं और इस ऑडियंस के हिसाब से हमें चलना है। अब एक सिंपल सा फैक्टर आता है, एक टर्म छोटी सी बहुत ज़्यादा यूज होती है जिसका नाम है एक्सएमएल। अगर हम बात करें, एक्सएमएल कई जगहों पे यूज की जाती है, और एक्सएमएल है क्या, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये है क्या, XML इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इन heterogeneous फॉर्मेट ऑफ डेटा। मतलब अगर आपके डेटा का फॉर्मेट अलग अलग चल रहा है और आप उसको सबको आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और XML का एक दूसरा पर्पज है, इज यूज टू
define data and describe it. मतलब नॉर्मली एक्सेल को हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब डेटा। अब ये कहाँ यूज होता है? मान लो एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, एक उसकी एक्स ब्रांच है, एक उसकी वाई ब्रांच है और एक उसकी जेड ब्रांच है और एक उसकी डब्ल्यू मेन ब्रांच है। अब ये एक्स ब्रांच जो डेटा स्टोर करती है ये माई सिक्वल वाले एक RDBMS है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, उसमें यूज करती है। ये MS SQL में सेव करती है, ये पोस्ट ग्रे में सेव करती है। मतलब अलग अलग कंपनी से वेंडर्स हैं, अलग अलग ब्रांच अलग करती है और मेन ब्रांच ओरेकल के अंदर। और एक इंस्टीट्यूट ही है, इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में रोल नंबर होगा, नेम होगा और क्लास नेम। अब क्या है कि स्ट्रक्चर तो सेम है उनके डेटा का, बट फॉर्मेट ऑफ डेटा अलग है, क्योंकि MySQL का इंटरनल मैनेजमेंट कुछ और कहता है मैनेज करने के बारे में, इसका कुछ और कहता है, इसका कुछ और कहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डेटा को कन्वर्ट करेंगे XML में, फिर इसको करें इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर ये XML इसमें दोबारा से रिकन्वर्ट होगा। और XML में कन्वर्ट कैसे करते हैं? XML यूजेस यूजर डिफाइंड टैग्स, मतलब आप यूजर डिफाइंड टैग्स यूज कर सकते हैं। टैग बेसिकली क्या होता है? इस तरीके से स्टार्ट होता है, इस तरीके से एंड होता है। जैसे अब मैं लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ लिखूंगा कि भाई एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम का टैग है, मतलब इसमें आप जैसे मर्जी नाम के टैग्स बना सकते हो। इसके अंदर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर एक रोल नंबर है और मैंने यहाँ डाला 1001 और यहाँ पे एक नेम था राज, एक क्लास नेम नाम का टैग था, इस तरीके से। ऐसे इसके जितने रिकॉर्ड होंगे उतने पेयर्स मूव हो जाएंगे। इस तरीके से प्रेजेंटेशन आ गई। अब ये प्रेजेंटेशन इसमें कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज होता है, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लो जरूरी थोड़ी है सब ऐसे ही नाम लिखें, किसी ने अगर ऐसे लिख दिया स्टूडेंट रोल नंबर तो वो फिर स्ट्रक्चर मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए यूज की जाती है DDD। DDD इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और एक आती है XSD, XML स्कीमा डेफिनेशन। अब ये क्या डिसाइड करते हैं? दे डिसाइड स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, मतलब ये XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक, यानी ओरेकल इन तीनों ब्रांचेस को एक स्केलेटन भेजेगा कि जो भी आप XML बनाओगे वो इस पैटर्न में होनी चाहिए। इतना क्लियर होता है? तो फिर आज इतना करते हैं, बाकी कल कुछ और टेक्निक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और बाकी थोड़ा सा साइट विजिट करना स्टार्ट